तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम अभी 1858 का भारत शासन अधिनियम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने डिस्कस कर रहे हैं, 2 लेक्चर डाल चुके हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। संपूर्ण संविधान कंप्लीट कराया जाएगा जो लूसेंट की बुक में लिख रखा है। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में 1853 का चार्टर अधिनियम डिस्कस किए थे। इस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका और विधायिका को अलग कर दिया गया और इस अधिनियम द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया था। देखो, ये विधान परिषद कहा जाता था। अब बात करेंगे हम 1858 का भारत शासन अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम आने के पहले भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति हुई थी और भारत का जो शासन है वो थोड़ा सा डगमगा गया था। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो पूरा शासन डगमगा गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद असंतोष हो गया था कंपनी को, असंतोष को दूर करने के लिए 1858 में द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके तहत कंपनी का संपूर्ण शासन क्राउन के हाथों सौंप दिया गया था। जिसके तहत कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत में, इसके तहत कंपनी का शासन क्राउन का शासन स्थापित हुआ, या क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया, या क्राउन का शासन स्थापित हुआ। क्राउन किसे कहते हैं? जो ब्रिटेन का शासन होता था, ब्रिटेन में जो शासन होता था उसे क्राउन कहा जाता था, है ना। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का जो पद था, जो हमने पढ़े थे, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और अब जो गवर्नर जनरल पद था वो पद को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा बदलाव करना था, तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया। तो वायसराय का पद सृजित किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद सृजित किया गया और उसके ऊपर, वायसराय के ऊपर एक सचिव का पद भी लाया गया। एक भारत के सचिव का पद सृजित किया गया, जिसका मुख्यालय लंदन में था। और जो सचिव था वो ब्रिटेन की संसद के अधीन काम करता था। यह भारत सचिव ब्रिटेन के संसद के प्रति उसके प्रति उत्तरदायित्व था उसका, है ना। तो ये समझ में आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है, ये अधिनियम तो आया, तो 1857 की क्रांति के पश्चात महारानी जो थी वहां की, ब्रिटेन की महारानी भारत आई। यह अधिनियम को लेके ब्रिटेन की महारानी भारत आई और 2 अगस्त 1858 को लॉर्ड कैनिंग उस समय थे वायसराय तत्कालीन। तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में उसे पढ़ा, इलाहाबाद के दरबार में उसे पढ़ा। तो ये भी याद रखना है कहाँ पढ़ा था करके पूछा जा सकता है। इलाहाबाद के दरबार में इसे पारित कर दिया गया, इसे पढ़ के सुनाया गया कि अब भारत में हम ये बदलाव कर रहे हैं, ये अधिनियम लाया गया है। तो ये इलाहाबाद के दरबार में 2 अगस्त 1858 को लागू कर दिया गया, पढ़ दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ब्रिटेन की महारानी भारत आई थी, जिसका नाम था महारानी एलिजाबेथ था कि विक्टोरिया था? एलिजाबेथ भारत आई थी, है ना। तो ये याद रखना है। अब हम बुक से डिस्कस करते हैं। देखिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता, भारत का शासन कंपनी से लेकर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी से लेकर ब्रिटेन क्राउन के हाथों सौंप दिया गया। तो ये समझ लो, इसके पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन 1858 के बाद ब्रिटेन का शासन स्थापित हुआ है। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद की सृजन किया गया। तो समझ में आया, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निर्देश मंडल द्वारा सृजित किए गए थे। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सांसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था।
भारतीय मामले में ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटेन की संसद, उसका सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। जो भारत में मुगल सम्राट का पद था उसे समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। जो हमने पढ़े थे 1813 का चार्ट, कौन सा अधिनियम था वो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में जो लाया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। भारत के शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लिए एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी की गई। एक सचिव की नियुक्ति भी की गई है ना, तो ये भी याद रखना है। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व था। जो सचिव था, जो भारत का सचिव था, वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। भारत में जो भी प्रशासन हो रहा है उसका सचिव, उस पर संपूर्ण नियंत्रण था। उस पर वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में हो, उसका वाक्य अंतिम होता था। वो जो कह दिया वो अंतिम होता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, मैंने बताया था भारत का गवर्नर जनरल चल रहा था अभी तक के, तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और जब वायसराय कर दिया गया तो अंत में उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। तथा प्रथम वायसराय, जब वायसराय पद का सृजन हुआ तो फिर से वायसराय जो तत्कालीन थे उसे ही बनाया गया गवर्नर जनरल। तो प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, भारत के यानी इस समय लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए थे। किस अधिनियम के माध्यम से, 1858 के भारत शासन अधिनियम जो कानून आया था उसके माध्यम से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे या उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और एक और क्वेश्चन बन जाता है कभी, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भारत के 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल, PALMERSTON, पालमर्स्टन थे, लॉर्ड पालमर्स्टन थे। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पालमर्स्टन थे। तो इनका नाम याद रखना है। और भारत के वायसराय, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये समझ में आया, ये अधिनियम था जिसके बारे में हम पढ़े। तो ये समझ में आया। 1858 का अधिनियम हमने डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आगे देखेंगे। आगे देखिए, उसके बाद क्या है, 1861 में भारत परिषद अधिनियम आता है। 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम की विशेषता है गवर्नर जनरल की कार्य प्रणाली परिषद का विस्तार किया गया। जो गवर्नर जनरल की कार्य प्रणाली थी उसका विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, जो विभागीय प्रणाली थी उसका प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तो लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जो अध्यादेश अभी अपने यहाँ वर्तमान में राष्ट्रपति जारी करता है वो सब अंग्रेजों भी करते थे उस टाइम पे। तो गवर्नर जनरल को पहली बार, ये गवर्नर जनरल लिखा है ना, लेकिन ये पद यहाँ पे तो वायसराय हो गया था, तो ऐसा हम ये भी बोल सकते हैं कि वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसा अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। तो
अध्यादेश की अवधि 6 महीने की थी। गवर्नर जनरल यानी वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था। तो किन किन को नामित किया था देखते हैं। तो देखिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों, कौन भारतीयों तीन, तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। तो याद रखना है, तीन लोगों को मनोनीत किया था, विधान परिषद में मनोनीत किया था। इसके बाद बात करेंगे हम 1873 का अधिनियम। देखिए इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित थी उसे किसी भी वक्त भंग किया जा सकता है, और ऐसा आगे जाके हो ही गया। 1 जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, कभी पूछी जा सकती है। शासन कब तक रहा वो आप जानते हैं, लेकिन भंग कब करा गया तो ये उसकी तारीख ये है ना। उसके बाद अगला है शाही उपाधि अधिनियम। देखो उसके बाद शाही उपाधि अधिनियम आया 1876 में। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी को 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा पत्र द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया गया। भारत को साम्राज्य घोषित कर दिया गया। भारत को एक ब्रिटेन का साम्राज्य घोषित कर दिया गया, ब्रिटेन का अधिकार घोषित कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इस अधिनियम से। 6ठे सदस्य की नियुक्ति, लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, 1891 का भारत परिषद अधिनियम, इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कभी यहाँ से एमसीक्यू के रूप में। कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई थी। राजस्व एवं व्यय, बजट में बहस भी कर सकते थे। ये इससे किया गया भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम 1919 और आगे के अधिनियम डिस्कस करेंगे। हमने इसमें जो जो डिस्कस किए, लेक्चर में बने रहें, हमारे वीडियो में बने रहें। कंटिन्यू पूरा संविधान अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।